Hi everyone, welcome to my channel. So in this video I am going to explain activities transaction to be treated as supply of goods or services. अब आप सोच रहे होंगे मैं इतने दिन कहाँ थी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, पर अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए और एक वीडियो अच्छे से शूट कर लेना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं भगवान के नाम के साथ। जय श्री श्याम। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटीज़ ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। Section 7 subsection 1a. Section 7 subsection 1a classifies certain activities or transaction constituting supply either as supply of goods or supply of services. जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1a है, उन्होंने बताया कि कौन से गुड सप्लाई ऑफ गुड्स और कौन से गुड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है। अब आप सोचोगे जी ऐसे तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, ऐसे एक स्पेसिफिकली हमें कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट ने बोला डरो मत। गवर्नमेंट ने क्या बोला? डरो मत, हमने शेड्यूल 2 निकाल दिया। उन्होंने क्या बोला? हमने शेड्यूल 2 निकाल दिया। शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन जो होंगे सप्लाई ऑफ गुड्स या वो होंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। तो उन्होंने एक पूरी लिस्ट बता दी है कौन से गुड सप्लाई ऑफ गुड्स और कौन से गुड सप्लाई ऑफ सर्विस है। कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 2 में। और ये सब बताता कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1a। अब आप बोल रहे होंगे अंजलि कि ना इसकी ज़रूरत क्या हुई इस एक्ट की? ये तो अपन खुद भी सोच सकते थे ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो मैं बताती हूँ ज़रूरत क्या थी। जब GST नहीं आया था ना, तो उससे पहले क्या होता था? जैसे रेस्टोरेंट में एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे रेस्टोरेंट्स है, वो अपन को क्या प्रोवाइड करवाते? वो अपन को फूड प्रोवाइड करवाते। तो वो लोग क्या करते थे? जब वो फूड प्रोवाइड करवाते थे तो उनको ऐसे लगता था ये सप्लाई ऑफ गुड हो गया। अब रेस्टोरेंट्स में एक फैसिलिटी भी मिलती है अपन को वेटर की, मतलब वो बिल ला के देता है, वो मेन्यू पकड़ाता है, फिर वो खाना पकड़ाता है, सब मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ रहती है। तो फिर रेस्टोरेंट्स ने सोचा ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं हुआ, ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। तो वो क्या करते थे? वो अपने पूरे पे वेट भी चार्ज करते, सर्विस टैक्स भी चार्ज करते। तो उससे क्या हो जाता? डबल टैक्स हो जाता था, जो गलत चीज़ है। तो GST ने क्या बोला? इसमें तो हम स्पेसिफिकली बता देंगे भाई कौन से गुड्स है कौन से सर्विसेज है, जो ड्यूअल टैक्स का तो लफड़ा ही ना हो कि 2 बार टैक्स तो लगे ही नहीं कोई चीज़ पे। समझे? चलो स्टार्ट करते। शेड्यूल 2 matters listed out in schedule 2 first by any transfer of title in goods। कोई भी ट्रांसफ़र किया टाइटल ऑफ गुड्स में। अब क्या हुआ? मैंने क्या किया? मैंने मेरी थी एक रेफ्रिजरेटर की मस्त सी दुकान, एकदम एयर कंडीशनर दुकान थी, एकदम मस्त थी। फिर क्या हुआ? राहुल आए, भागे भागे भागे, बोले अंजलि। मैंने बोला हाँ राहुल। बोले मुझे रेफ्रिजरेटर खरीदना है। मैंने कहा बोलो आपको कौन सा खरीदना है। तो राहुल ने बोला देखो अंजलि, मुझे तो तुम सस्ता और टिकाऊ रेफ्रिजरेटर दे दो। मैंने बोला ठीक है राहुल। मैंने राहुल को रेफ्रिजरेटर दिखाया और राहुल ने एक रेफ्रिजरेटर ले लिया। राहुल ने क्या बोला? अंजलि मुझे तो इसका ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल भी आज ही चाहिए, गुड्स भी आज ही चाहिए। मैंने कहा ठीक है राहुल, पहुंच जाएगा। मैंने उनके घर शाम को ही पहुंचा दिया और ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल गुड्स तुरंत दे दिया। तो राहुल ने मुझसे पूछा अंजलि एक बात तो बताओ। मैंने कहा हाँ राहुल पूछो। बोले गुड्स कहलाएगा सर्विस कहलाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स कहलाएगा या ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस कहलाएगा? मैंने कहा राहुल ये तो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स ही कहलाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक पूरा गुड्स ट्रांसफ़र कर दिया और उसका टाइटल भी मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स कहलाएगा। सेकेंड, any transfer of right in goods undivided share in goods without transfer of title thereof। अब इसमें क्या बोल रहा है? आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया। मैं बताती हूँ। मेरी रेफ्रिजरेटर की दुकान थी, राहुल के साथ ही आए रोहित ने क्या बोला? अंजलि। मैंने बोला हाँ रोहित। बोला कि राहुल ने तो गुड्स खरीद लिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाए, पर मुझे गुड्स खरीदना नहीं है, मुझे ये रेफ्रिजरेटर 3 महीने के लिए रेंट पे चाहिए। मैंने कहा मिल जाएगा राहुल। तो बोलते रोहित ने बोला क्या अंजलि ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा? मैंने कहा नहीं, इसमें मैं आपको मेरा गुड्स ट्रांसफ़र नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यूज़ करने दे रही हूँ 3 मंथ्स के लिए। तो ये रोहित सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। तो रोहित ने कहा वैलिड गुड। तो आपको समझ आया सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जो गुड्स के हिसाब से वो कैसे एनालाइज कर रहे हैं अपन लोग। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो। थर्ड पॉइंट, any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at future date upon payment of full consideration as agreed।
अब आप सोच रहे होंगे अंजलि अंजलि ये नया पॉइंट क्या आ गया, ये नया पॉइंट ये आ गया कि जैसे फर्स्ट केस में अपन ने पढ़ा कि गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया, सेकंड में अपन ने सिर्फ राइट टू यूज ट्रांसफर किया, थर्ड में क्या होगा, अरे गुड्स तो ट्रांसफर कर रहे, खाली फ्यूचर पेमेंट में ही तो ट्रांसफर कर रहे, फ्यूचर डेट को ही तो ट्रांसफर कर रहे, गुड्स ट्रांसफर हो रहा है इसमें। और इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा क्या है, हायर परचेज। अपन ने अकाउंट्स में हायर परचेज इतना पढ़ा है कि अपन को सबको पता है कि हायर परचेज में गुड्स अपन फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर करते हैं, तो गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। चलो थर्ड, एनी लीज, टीनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। कोई भी चीज़ को लीज पे देना या रेंट पे देना या किसी चीज़ का लाइसेंस देना, वो कभी भी गुड्स नहीं हो सकता। ये अपन को पता है ना कि अगर मैंने मेरी एक मशीनरी को दूसरे को लीज पे दे दिया तो मैं उसे मशीनरी थोड़ी ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस। वो क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस। चलो, any treatment or process which is applied to another person goods। अब मैं बताती हूँ क्या, मैंने है ना एक बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल रखी है डाइंग की। मतलब मैं साड़ियाँ, कोई भी कपड़े होते हैं ना, डाई करके देती हूँ, उन पर कलर चढ़ा के देती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कौन आई, मेरे पास आई ऋतिका। मेरे पास आई ऋतिका, बोले अंजलि अंजलि मेरे 10 साड़ियों के तुम क्या कलर लगा के दे दोगी। मैंने कहा हाँ ऋतिका, मैं लगा के दे दूँगी। तो ऋतिका ने मुझसे पूछा अंजलि ये गुड्स तो नहीं होगा। मैंने कहा नहीं ऋतिका, इसमें गुड्स तुम्हारा ही है, मैं तो खाली मेरी सर्विस दे रही हूँ उस पर कलर लगाने की। तो मैंने कहा ये होगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चलो नेक्स्ट पार्ट, goods forming part of business assets are transferred or disposed of by or under direction of person carrying on the business so as no longer to form part of those asset। मतलब क्या हुआ, एक कंपनी थी ABC लिमिटेड। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह, गुड्स वगैरह थे उनके पास। अब क्या हुआ, कंपनी अपनी नहीं चली, वो कंपनी नहीं चली, तो क्या हुआ, उसके गुड्स अपन ने वाइंडिंग अप के टाइम पे बेच दिए। तो उन्होंने बोला, जब गवर्नमेंट का टाइम आया ना, तो कंपनी ने गवर्नमेंट से पूछा कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सर्विस होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही होगा, तुम गुड्स ट्रांसफ़र कर रही हो, कोई तुम्हारी सर्विस नहीं है जो तुम दे रहे हो, तो ये क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर आ जाएगा, गुड्स had or used for business are put to use or made available to any person for use for any other purpose other than business by under the directions of person carrying on the business। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो अपने शर्मा अंकल नहीं है क्या, शर्मा अंकल, अब शर्मा अंकल की क्या थी, एक कंपनी थी ABC लिमिटेड, ठीक है। वो क्या थी, वो थी ये जो ऑफिसेस की चेयर है ना, तो वो बनाने के लिए उनकी ये कंपनी थी, ठीक है। तो शर्मा अंकल क्या करते थे, जो कंपनी के असेट्स वगैरह थे ना, वो पर्सनल यूज़ के लिए भी घर पे ले आते थे, है ना। और मुझे एक दिन बोले अंजलि अंजलि, मैंने बोला हाँ शर्मा अंकल। बोले अंजलि एक चीज़ तो बता, मैंने मेरे बहुत सारे कंपनी के गुड्स है ना घर पे भी यूज़ किए, प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ कर लिए, तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही कहलाएगा ना। मैंने कहा नहीं अंकल, ये तो आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई, आप कोई टाइटल थोड़ी ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप थोड़ी खरीद रहे हो कंपनी से, ये तो आपने प्राइवेट यूज़ के लिए ऐसे यूज़ कर लिया, तो वो क्या हो गई, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई। वो क्या हो गई शर्मा अंकल, सप्लाई ऑफ सर्विस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने, goods forming part of asset of any business carried on by a person who ceases to be taxable person shall deem to be supplied by him in further course of business immediately before he cease to be taxable person। तो इसने क्या बोला, एक कंपनी थी जो वाइंड अप हो रही थी और उसने गुड्स या एसेट जो बिजनेस के पार्ट थे वो बेच दिए, तो वो मैंने बताया था ना सप्लाई ऑफ गुड्स ही होगा, ठीक है। बट इसके दो एक्सेप्शंस होते हैं, इसके क्या होते हैं, दो एक्सेप्शंस होते हैं। एक क्या हो गया, अपन ने गोइंग कंसर्न में किसी और पर्सन को दे दी, किसमें, गोइंग कंसर्न, मेरे बिजनेस तो चल ही रहा है, गोइंग कंसर्न में दे दी तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा। सेकेंड, business is carried by a personal representative who is deemed to be a taxable person। मेरी कंपनी थी, मेरे कोई लीगल पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है, क्या दिक्कत है भाई, ये कोई सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रहा है, नहीं हो रहा। ये दोनों पॉइंट मैं आपको आगे कवर कराऊंगी तो आपका क्लैरिटी मिले, पर आपको भी खाली ये याद रखना है, दो एक्सेप्शन है, गोइंग कंसर्न और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई भी अगर कहीं पे भी किसी चीज़ को रेंट दे रहे हो वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब आप बोल रहे हो कि अंजलि अंजलि ये सब पॉइंट्स तो आपने कवर करे हुए, फिर आप वापस क्यों कवर कर रहे हो? मैंने पहले वाले पीडीएफ में आपको रेंटिंग का बताया था, पर क्या होता है कभी कभी अपन सोचते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ आपको ए टू जेड चीज़ एकदम क्लियर हो, चाहे रेंटिंग ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, रेंटिंग ऑफ presence of a religious place, or renting of property to an educational institution, or permitting use of immovable property for placing vending dispensing machines। किसी चीज़ के लिए भी अपन immovable property को रेंट कर रहे हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही कहलाएगा, क्योंकि अपन रेंट दे रहे, सर्विस दे रहे हैं, अपने गुड्स अपनी रेंट जगह थोड़ी दे रहे हैं। फिर आ जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ including a complex building intended for sale to buyer wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by competent authority or after its corporation whichever is earlier। अगर अपन किसी को कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं प्रॉपर्टी तो वो अपनी क्या होगी, सर्विस हो गई। अपन उसमें अपना आर्ट दिखा रहे हैं, अपने अंदर हुनर है कि अपन एक बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, तो वो अपन अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं उन्हें, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, टेम्परेरी ट्रांसफ़र और परमिटिंग यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कुछ लोग क्या होता है अपने पेटेंट थोड़े टाइम के लिए यूज़ करने दे देते, तो वो पेटेंट अपना दे थोड़ी रहे, वो तो सर्विस हो गई कि हाँ ठीक है तुम थोड़े टाइम के लिए यूज़ करो। टेम्परेरी ट्रांसफ़र तो वो क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस, वो क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलो, डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग और कस्टमाइजेशन, अडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, इन्हेंसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। अरे ये तो पढ़ने से ही पता चल रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, अपन कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं, अपन अपनी सर्विस दे रहे हैं किसी भी इंसान को, कुछ भी कस्टमाइज कर रहे हैं, सर्विस हो गया भाई। agreeing to the obligation to refrain from an act or tolerate an act or situation, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। किसी भी पर्सन, जैसे कि मैंने एक बिजनेस ओपन किया था ये चॉकलेट्स का, कस्टमाइज चॉकलेट्स का, ठीक है। फिर क्या हुआ, इतने में खुशी को जेलस थी और खुशी ने भी मेरे बाजू में एक ये बिज़नेस चालू कर लिया कस्टमाइज चॉकलेट का। तो मैंने क्या किया, खुशी को थोड़े रुपए दे दिए और खुशी को मैंने बोला, खुशी अब तुम ये एक्ट नहीं करोगे, अब तुम ये शॉप नहीं चलाओगी। तो खुशी ने बोला ओके, तो वो क्या हो गई, उसकी सर्विस हो गई, वो कोई गुड्स थोड़ी दे रही थी मुझे, वो क्या हो गई, उसकी सर्विस हो गई। चलो नेक्स्ट पॉइंट, transfer of right to use any goods for any purpose whether or not for specified period for cash, deferred payment or other valuable consideration। कोई भी गुड्स का यूज़ करने अपन दे रहे हैं, चाहे वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हो या ना हो, चाहे उस पर डेफर्ड पेमेंट हो या कैश के लिए हो, वो क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, वो क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चलो नेक्स्ट पॉइंट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अरे भाई वर्क कॉन्ट्रैक्ट से तो अपन को पढ़ के ही पता चल रहा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अपन अपने हुनर से कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। सप्लाई बाय वे और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर whatsoever of goods being food or an article for human consumption or any other drink other than alcoholic liquor for human consumption, whether such supply or service is cash, deferred payment or other valuable consideration। अब आप मुझे पहले ये बताना कि इन्होंने other than alcoholic liquor for human consumption क्यों बोला इन्होंने, मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर जानना है, मैं ये ज़रूर बताती हूँ। चलो मैं ये बता देती हूँ, याद नहीं अपन ने पढ़ा था एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, झूम लो घूम लो पे टैक्स नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है, इसलिए इन्होंने बोल दिया अदर देन एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे। अब इन्होंने क्या बोला कि जो भी खाने पीने के अपन रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जाते हैं ना सर्विसेज, वो क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, वो कभी भी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होता। पहले गलत हो रहा था, उस पर वेट चार्ज होकर उस पर खाली सर्विस टैक्स चार्ज होना चाहिए था, पर अब गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोल दिया है वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू अ मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अब क्या होता है, मेंबर्स क्या होते हैं अपने, है ना, वो क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेशंस बने हुए रहते हैं बहुत सारे क्लब्स में या बहुत सारी सोसाइटीज़ में। वो क्या करते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं ना, उन्हें बहुत सारी, जैसे कोई गुड्स प्रोवाइड करवा दे, कुछ
तो वो हमेशा क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, क्योंकि वो अपन क्या करते हैं, वो लेते हैं और कैश देते हैं। तो क्या हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे कि एक जन था, एक पूरा इनकॉर्पोरेशन था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपने मेंबर्स को सबको अपने पूरे टोटल मेंबर्स को क्या करा, हीटर प्रोवाइड करा। तो वो क्या हो गया, उन्हीं के पैसों से उन्होंने हीटर प्रोवाइड कर दिया। तो वो क्या हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। वो क्या हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स। चलिए अब है टैक्सेबिलिटी ऑफ टीनेंसी राइट्स अंडर जीएसटी। टीनेंसी राइट्स के बारे में बताया। अब आप सोच रहे होंगे टीनेंसी राइट्स क्या होता है, आपने अपने घर वालों से सुना है। एक्चुअली मैं स्पेसिफिकली बताऊँ, बनिया घर में तो लोगों ने पक्का सुना होगा पगड़ी सिस्टम। पहले क्या होता था, पगड़ी सिस्टम होता था, जैसे कि बहुत कम रेंट पे एक जगह मिल जाती थी बहुत सालों के लिए, फिर उसमें लोग क्या करते थे, अपना बिजनेस चलाते थे। तो वो क्या हो गया, पगड़ी। In Pagadi system, tenant acquires tenancy rights in the property against payment of tenancy premium. Tenancy premium मतलब उसमें एक छोटा सा अमाउंट tenancy premium के तौर पे टेनेंट पे करता था, और फिर उसमें क्या होता था, उनको टेनेंसी राइट्स मिलते थे। द लैंडलॉर्ड में बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट द पोजेशन ऑफ सेम लाइज विद द टेनेंट। तो क्या हो गया, जो लैंडलॉर्ड होता था ना वही ओनर रहता था, पर जो राइट्स होते थे ना पोजेशन के, उसकी किसके पास रहते थे, टेनेंट के पास रहते थे, ठीक है। द टेनेंट पेज पीरियोडिक रेंट टू द लैंडलॉर्ड एज अलॉन्ग एज ही ऑक्यूपाइज द प्रॉपर्टी। मैंने कहा था ना, ये ना टेनेंसी प्रीमियम प्रोवाइड करते थे, रेंट प्रोवाइड करवाते थे। The tenant also usually has the option to tear the tenancy rights of the said property, and in such case he has to share the percentage of proceed with the owner of land as laid down in their टीनेंसी एग्रीमेंट। अब जैसे क्या हुआ, मैं आपको हमारे घर के एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। एकदम जेन्युइन एग्जाम्पल है। हम लोगों ने क्या किया, एक शॉप है ना पगड़ी पे ले ली थी, ठीक है। हम लोगों ने एक शॉप पगड़ी पे ले ली थी और हम उसमें बिजनेस चला रहे थे। हमने 6 7 8 10 साल तक ये बिजनेस चलाया। फिर क्या हुआ, फिर हमें ऐसे लगा नहीं, इतना इफेक्टिव नहीं है ये बिजनेस। तो हमने क्या किया, 10 साल बाद वो टीनेंसी राइट्स किसी और को बेच दिया, और किसी और से हम लोग क्या लेने लग गए, टीनेंसी प्रीमियम लेने लग गए। तो हमने क्या किया, जिससे हमने ये जो एक्चुअल लैंडलॉर्ड है ना इस प्रॉपर्टी का, उसको भी हमें ये शेयर करना पड़ा जो हमें टीनेंसी राइट्स आ रहे थे, ठीक है। It has been clarified that the activity of transfer of tenancy rights against consideration is squarely covered under the supply of services or liable to GST। इसमें तो आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा, टेनेंसी राइट्स हमेशा सर्विस होगी, क्योंकि अपन सर्विस कर रहे, कहीं पे भी गुड्स ट्रांसफर नहीं हुआ है, कहीं पे भी वो रिमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ, वो क्या हुआ है, खाली वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही कहलाएगा। फिर आ जाएगा स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैज़ बीन लेविड ऑन सच ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स इज ऑल्सो लाइबल टू जीएसटी। ऑफ कोर्स उस पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, उन पर भी जीएसटी लगेगा। अब आप बोल रहे होगे ओके अंजलि समझ आया, पर इसमें एक और पॉइंट है, दैट इज रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस इज एग्जाम्ड। ये क्या है, अपनी एग्जाम्पशन लिस्ट में जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज़ ऑफ रेसिडेंस होता है ना, जिसको रेंट करते हैं, वो एग्जाम्प्ट होता है जीएसटी से। वो क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है जीएसटी में। चलो गाइज, आज मैंने आपके साथ ये टॉपिक पूरा कवर कर दिया है, बट स्टे ट्यून्ड विथ फॉर मोर रिविजन लेक्चर्स ऑफ आईडीटी। मैं लिटरली आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी आईडीटी में। आप बस मेरे वीडियोस देखते रहिए और कॉन्सेप्ट्स को वापस बिल्ड करते रहिए। ओके गाइज, बाय।